नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। मैं हूं राम प्रकाश राय। उत्तर प्रदेश की सियासी किस्सों की हमारी सीरीज राजनीति में हम पिछले 3 अंक जो हैं उसमें बात कर चुके हैं विधानसभा के सफ़र की शुरुआत से लेकर के आज़ाद भारत में 1951 में विधानसभा के सफ़र की शुरुआत हुई थी और तब से विधानसभा कई चुनाव देख चुकी है। हम 1 से लेकर के 10वीं विधानसभा के कार्यकाल, उसके राजनीतिक समीकरण, उस समय के उठापटक और उसकी सरकारों के बारे में विस्तार पूर्वक पहले ही बात कर चुके हैं। आज के अंक में बात 11वें विधानसभा की। 11वें विधानसभा का जो कार्यकाल था वो 1991 से शुरू हुआ। ये जो 1991 का साल है वो न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की राजनीति में एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सियासी दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसने पूरे देश की राजनीति को एक नई दिशा दी थी। जो 1991 का चुनाव था उसने प्रदेश के चुनाव को 2 अलग अलग भागों में बांट दिया, या देश के चुनाव को भी 2 अलग अलग भागों में बांट दिया था। एक आज़ादी के बाद से लेकर के और 1991 तक के चुनाव, और दूसरा भाग जो था वो 1991 और उसके बाद के चुनाव के रूप में देखा जा सकता है। हिंदू मुस्लिम से लेकर के मंडल और कमंडल के राजनीति की शुरुआत यहाँ से हुई थी। आज के अंक में हम ये जानेंगे कैसे मंडल की राजनीति शुरू हुई, फिर कैसे कमंडल राजनीति की नींव पड़ी। इन सारी बातों की चर्चा विस्तार से। साल 1977 में इमरजेंसी के बाद केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी। इस सरकार ने 1989 में मंडल आयोग बनाया। बीपी मंडल के नेतृत्व में 6 सदस्यीय कमेटी थी जिसने पिछड़ी जो जातियां थी उनको लेकर के रिपोर्ट देनी थी, कि उनकी स्थितियों के बारे में बताना था। बीपी मंडल जो थे वो बिहार के रहने वाले थे, बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे। हालांकि उनका कार्यकाल बहुत छोटा था, केवल 1 महीने के लिए ही वो मुख्यमंत्री रह पाए थे। इस आयोग ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट 1980 में सौंपी और तब तक जनता पार्टी की जो सरकार थी वो सरकार गिर चुकी थी और फिर से केंद्र में इंदिरा गांधी की वापसी हो चुकी थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के कुर्सी पर काबिज हो चुकी थी। इस इंदिरा गांधी और उसके बाद फिर राजीव गांधी की सरकार में ये रिपोर्ट जो थी वो धूल फांकती रही। फिर 1989 के चुनाव में जनता दल ने इस आयोग की रिपोर्ट को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया। उसने साफ साफ ये चुनाव के पहले ही घोषणा पत्र के माध्यम से ये कहा कि वो मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करेगी। इसके बाद फिर केंद्र में जनता दल की सरकार बनी, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वीपी सिंह की सरकार केंद्र में बनी थी। 7 अगस्त 1990 को उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की, जिसके बाद न केवल उनकी पार्टी बल्कि सरकार में भी उनका विरोध शुरू हो गया था। इसी विरोध के चलते 9 अगस्त को उप प्रधानमंत्री देवीलाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। देवीलाल के इस्तीफा देने के बाद वीपी सिंह का देश में विरोध और ज़्यादा बढ़ गया। फिर धीरे धीरे ये अगले ही दिन 10 अगस्त को पूरे देश में कई जगह पर या फिर कहा जाए तो जगह जगह पर वीपी सिंह का विरोध होने लगा। तमाम लोगों से लेकर के नेता, इनके खुद के दल के भी और दूसरी पार्टियों के नेताओं के साथ साथ छात्रों में भी इसको लेकर के रोष हुआ और सड़क से लेकर के विश्वविद्यालयों तक में इसका जम करके विरोध शुरू हो गया। इसको लेकर के दिल्ली विश्वविद्यालय की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि जिसने एक छात्र ने उस समय अपने को आग के हवाले कर दिया था, जिसको देखने के लिए बाद में लाल कृष्ण अडवाणी एम्स में गए थे। यहाँ से एक और नई राजनीति की शुरुआत हुई थी। 13 अगस्त को मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। ये वो समय था जब मंडल की राजनीति देश में प्रभावी हुई। मंडल की राजनीति मंडल कमीशन के लागू होने के बाद लालू प्रसाद यादव, शरद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे नेता उभर करके सामने आए थे। इन नेताओं को स्थापित करने का काम मंडल कमीशन की रिपोर्ट ने, मंडल कमीशन को लागू किए जाने की घटना ने किया था। इन सबके बीच में जो सरकार में उस समय मुख्य सहयोगी दल था भारतीय जनता पार्टी, और उसके साथ साथ जो वामपंथी दल थे, उनका जो रुख था मंडल कमीशन को लागू किए जाने को लेकर के वो बहुत स्पष्ट नहीं था। भारतीय जनता पार्टी अलग अलग बातें कर रही थी। सीपीएम एक तरफ जहां समर्थन कर रहा था, वहीं सीपीआई जो है ना तो उसका विरोध कर रही थी और ना ही उसका समर्थन कर रही थी। इस तरीके की तमाम घटनाएं उस वक्त राजनीति में चल रही थी। इन
सारी घटनाओं के बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी जो थी वो राम मंदिर आंदोलन और मंदिर मुद्दे को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बना चुकी थी। कहीं ना कहीं उनको एहसास हो गया था कि इन सारी घटनाओं के बाद वीपी सिंह बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो जाएंगे, जनता दल भी स्थापित हो जाएगा। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने एक बड़ी रणनीति बनाई। फिर मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई। 25 अक्टूबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी ने ये जो सोमनाथ मंदिर से लेकर के अयोध्या तक की रथ यात्रा निकाले जाने की शुरुआत की। 30 अक्टूबर को इस रथ यात्रा को अयोध्या पहुंचना था, पर ऐसा हो नहीं पाया। इसके बीच में ही बिहार में लालू प्रसाद यादव के आदेश के बाद लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिरा दी। चूंकि उस सरकार में लालू प्रसाद यादव भी शामिल थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया इस विरोध के चलते कि लालू प्रसाद यादव के आदेश के बाद लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी हुई थी। ये जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया गया था, इसको जो उस समय के राजनीतिक जानकार हैं वो इंडियन पॉलिटिक्स का साइलेंट रिवॉल्यूशन कहते हैं। कहा जाता है कि इस रिवॉल्यूशन के बाद राजनीति में बड़े बदलाव हुए और वो बदलाव आज तक प्रभावी हैं। भाजपा के शुरू किए गए राम मंदिर आंदोलन के मुद्दे के हिसाब से ही 30 अक्टूबर को जब अयोध्या में कार सेवा की बात हो रही थी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी। उस समय ये कहा गया कि उसमें 5 कार सेवक मरे, हालांकि ये सरकारी आंकड़ा था। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था, कुछ ही दिन बीते कि 2 नवंबर को दूसरी बार मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, जिसमें उस समय सरकारी रिपोर्ट से कहती हैं कि 1.5 दर्जन से ज़्यादा कार सेवकों की मौत हुई थी। हालांकि जो अखबार हैं उनकी रिपोर्ट्स कुछ और थी। अखबारों ने इसको लेकर के विशेषांक निकाले, परिशिष्ट निकाली और ये उस समय बड़ा मुद्दा देश में एक बड़े मुद्दे के तौर पर देखा गया। इसके बाद फिर मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर गई, कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस लिया। मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और फिर 1991 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। 11वीं विधानसभा के ये जो चुनाव हुए उसमें हिंदू मुस्लिम और मंडल कमंडल, राम मंदिर आंदोलन, ये सारे मुद्दे प्रभावी रूप से अपना असर दिखाया इन सारे मुद्दों ने। 1980 में जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी और 11 सालों के सफ़र में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जैसी हैसियत में आ गई, केवल इन्हीं मुद्दों के चलते। जब 1991 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो चुनाव नतीजे जब आए तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। 221 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। भारतीय जनता पार्टी उस समय सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। इसके अलावा जनता दल को 92 सीट मिली थी, जनता पार्टी को 34, कांग्रेस को 46, बसपा को 12, सीपीआई को 4, सीपीएम, शिवसेना और शोषित समाज दल को 1-1 सीट मिली थी। इसके अलावा 7 सीटें जो थी वो निर्दलीयों के खाते में गई थी। कल्याण सिंह इस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने। कल्याण सिंह मुलायम सिंह यादव के बाद दूसरे पिछड़ों के बड़े नेता के तौर पर उस समय सामने आए थे। कल्याण सिंह को हिंदूवादी नेता के तौर पर जाना जाता है। हिंदुओं के वो मुख्य चेहरा थे। कट्टर हिंदू नेता के तौर पर उनकी छवि थी। बतौर मुख्यमंत्री कल्याण सिंह एक बेहद ईमानदार और कर्मठ नेता के तौर पर जाने जाते हैं। हालांकि आगे चल करके कुसुम राय और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को समय समय पर छोड़ने का इनका जो फैसला था, कुसुम राय से जो इनकी करीबी थी और भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने जो समय समय पर छोड़ा था, ये जो इनके फैसले थे उसने इनके राजनीतिक कैरियर को डवाडोल कर दिया। बहरहाल कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री रहते ही 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का जो विवादित ढांचा था उसको गिरा दिया गया था। उस वक्त अयोध्या में बड़ी संख्या में कार सेवा हुई थी। 2 लाख से ज़्यादा कार सेवक उपस्थित थे। सभी बड़े हिंदूवादी नेता अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के, हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से वापस दिल्ली चले गए थे, अयोध्या नहीं जा पाए थे, पर इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल, विनय कटियार, उमा भारती, इस तरीके से तमाम एक पूरी लंबी फहरिस्त है हिंदूवादी नेताओं की जो उस समय अयोध्या में मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में उस वक्त बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था। बाबरी मस्जिद के ढांचा गिराए जाने को लेकर के और पूरे अयोध्या का जो मामला था, चाहे वो बाबरी मस्जिद गिराए जाने का हो, आंदोलन की शुरुआत हो, इस पर हम 3 अंकों की एक पूरी सीरीज अपनी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं।
बाबरी मस्जिद जब गिराई गई, कोर्ट का आदेश था, उसके बावजूद ही बाबरी मस्जिद गिरी। उस समय जो डीजीपी थे उन्होंने कल्याण सिंह से गोलियां चलाए जाने का आदेश मांगा, पर कल्याण सिंह ने स्पष्ट ये कहते हुए मना कर दिया था कि मैं कार सेवकों पर गोलियां चलाने का आदेश किसी भी सूरत में नहीं दूंगा। जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया तो उस वक्त कल्याण सिंह ने ओपन फोरम में सार्वजनिक तौर पर उस पूरे घटना की जिम्मेदारी ली। बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने ये माना कि वो उनकी कमी थी और उसकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इन सब के बावजूद ये मामला जो है कोर्ट में चलता रहा, हाई कोर्ट आया, फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया और किसी भी तरह का कोई आरोप किसी के ऊपर साबित नहीं हुआ। बाद में इसमें जितने भी आरोपी थे उन सभी को बरी कर दिया गया था। ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी है कि एक तरफ खुद एक मुख्यमंत्री सार्वजनिक तौर पर इन चीज़ों को मान रहा है, जिम्मेदारी ले रहा है, और दूसरी तरफ कोर्ट में ये कहा जा रहा है कि उस पर्याप्त सबूत नहीं है। बहरहाल ये एक पूरा अलग मामला हो जाएगा। 6 दिसंबर 1992 को जब कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया। 4 दिसंबर 1993 तक ये राष्ट्रपति शासन चला। कुल 363 दिन ये राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगा रहा। इसके बाद 11वीं विधानसभा को भंग कर दिया गया और फिर से चुनाव हुए। 1993 में चुनाव हुए, जो 12वीं विधानसभा का चुनाव, जो 12वीं विधानसभा के कार्यकाल में आएंगे। अब 12वीं विधानसभा की जो बातचीत है, 12वीं विधानसभा की जो राजनीति रही थी, उसके बारे में हम अगले अंक में विस्तार से बात करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।